अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। तीसरा टेस्ट पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड डे का प्ले आज ख़त्म हुआ और जब मैच ख़त्म हुआ पूरे दिन में पाकिस्तान आज 185 कर सका। एक बार फिर पाकिस्तान की टीम नाकाम हुई, बैटिंग साइड स्पेशली नाकाम हुई और साउथ अफ्रीका जब अपनी सेकंड इनिंग्स स्टार्ट की, क्विक विकेट्स उनकी भी गिरी लेकिन 135 पे 5 विकेटें ली हैं और 212 रन की लीड लेने में कामयाब हो चुके हैं। सो आज के शो में हम सेकंड डे पे कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कैसा रहा पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए आज का दिन और ये जो 212 की लीड है क्या ये इंडिकेशन दे रही है कि ये तीसरा मैच भी तीसरे दिन ख़त्म हो जाएगा। इन सब पे बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं हमारे स्पोर्ट्स डेस्क से बदियुज़्ज़मा साहब और हमारे साथ हैं मायानाज स्टेटिस्टिशियन सुहेल खान साहब। सुहेल भाई और बदियुज़्ज़मा दोनों स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद करता हूं शो पे। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब, बहुत अच्छे पेसर थे अपने ज़माने के। अब्दुल रऊफ साहब आपका भी वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद बदियुज़्ज़मा। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर फ्लॉप हुई और अगर देखा जाए तो आज का फ्लॉप शो तो बहुत ज़्यादा फ्लॉप था बिकॉज साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे चांसेस कंसीड किए। कोई 6 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, एक स्टंप मिस किया, 2 बिल्कुल ईजी रनआउट्स मिस किए। डू यू थिंक के, और हमने देखा इमामुल हक जैसे प्लेयर को अगर देखा जाए तो 3 बार आज उन्होंने बैटिंग की, 2 बार बिल्कुल सिटर उनके कैचेस छूटे। कैसे देखते हैं आज की बैटिंग पाकिस्तान की? बिल्कुल, असल में फैसल भाई पूरी टीम जो है पाकिस्तान टीम की जो बैट्समैन है ना वो शुरू से ही घबराए हुए हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। लेकिन जब आज मैच शुरू हुआ, आज इनिंग शुरू हुई तो यही तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है विकेट पर बैट्समैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और ऐसा हुआ भी। और ऐसा होने में साउथ अफ्रीका ने आपका पूरा साथ दिया। 3 कैच आप देखें अब्बास की शुरू में ही छूट गए, उसके अलावा इमामुल हक का जो है 2 कैच छूटे, 3 बार समझ लो उन्होंने बैटिंग की है। उसके बावजूद भी हम जो है इस पोजीशन पे नहीं आ सके कि हम रन जो है कर सकें। लेकिन वही है कि जब तक इन बाउंसी विकेटों पे हम इसी वजह से नाकाम हो रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। एक टेस्ट में हारने के बाद दूसरा टेस्ट जब हारे हम और दूसरा हारने के बाद जब हमने कोशिश की, यही कहा जा रहा था कि जी अब यहाँ अगर हम पहले आ जाते तो हमें विकेटों के बारे में लिया था। जोहानिसबर्ग की विकेट में आपको पहले बताऊँ कि सबको यही यकीन था कि सेंचुरियन से ज़्यादा खतरनाक होगी क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा तेज़ विकेट होगी, बाउंसी विकेट होगी और यहाँ पर यही होता है कि जो पहली विकेटें थी उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर बहुत से पहले 2013 में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम सिर्फ 49 रन पे आउट हो गई थी। तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ भी हुआ। इंडिया की टीम बड़े मार्जिन से यहाँ पर इसी गुज़िश्ता साल आ रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बल्लेबाजों को यहाँ वही कह रहे हैं कि जो स्ट्रोक प्लेयर होगा जब उसको बॉल शॉर्ट मिलेगा या बॉल लूज मिलेगा तो उसको शॉर्ट खेलना चाहिए। हमारे बैट्समैन करते ये क्या है कि अब साउथ अफ्रीका ने पूरी जो विकेट जो फील्डिंग थी आप देखिए 4-4, 5-5 स्लिप से गली पॉइंट लिया हुआ उन्होंने और शॉर्ट गली भी ली हुई है, सामने भी लिया हुआ है। तो पूरा ग्राउंड आपके लिए खाली। अगर आपने सेट होना है तो इस सिचुएशन में यही होता है कि बैट्समैन थोड़ा खुलकर खेले। जब वो शॉट खेलेगा तो खुद ही जो उसको फील्डर फैलेंगे तो आपको चांस मिलेगा। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन, मैं पहले बताऊं कि इमामुल हक वैसे ही फास्ट बॉलर से डरे हुए हैं और जिस तरीके से वो बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, आज 10वीं इनिंग्स थी जो इस तरीके से वो खेलने से फ्लॉप हुए, वो बिल्कुल सही बात, फ्लॉप हुए। तो समझ नहीं आ रहा। उसके बाद फैसल भाई मैं बताऊं कि अच्छा बदियुज़्ज़मा हम आते हैं स्पेसिफिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पे आते हैं। सुहेल खान की तरफ मैं आऊँगा थोड़ा। सुहेल भाई, हमने देखा कि हमारी बैटिंग जो है दोबारा स्ट्रगल की है और जैसे बदी कह रहे हैं कि न्यू वॉन्डर्स की जो पिच है वो हमेशा से सस्पेक्ट रही है। इट्स डिफिकल्ट पिच फॉर द बैटिंग साइड्स और हमारी बैटिंग तो अब यूएई में भी कोलैप्सेस हो रहे हैं तो वहाँ कोलैप्स होना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हम हारते हैं तो कितना फाइट करके हारते हैं। डू यू थिंक कि सरफराज का बहुत ज़्यादा तेज़ खेलना, बाबर आजम का सेट होके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव खेलना, आपको लगता है कि वो कॉस्ट कर गया? बिकॉज हमारी जो आखिरी 5 विकेटें गिरी हैं वो सिर्फ 16 रन पे गिरी हैं और हमने ऐसा लगा कि गिव अवे किए हैं विकेट्स हमने। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूँगा कि स्ट्रोक प्ले करना चाहिए बट नॉट ओवर एग्रेसिव। वैसे हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ के हारने के बाद हमसे जो उम्मीदें की जा रही थी हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने बात की 49 पे ऑल आउट होने की, आप निकाल लें 3 खिलाड़ियों के 142 रन तो बचा क्या 43। तो बस तो यही वाली बात हो गई ना, 3 खिलाड़ियों के 142 रन आप निकाल लें। और जहाँ तक बात है बाबर आजम और सरफराज अहमद की, बहुत अच्छा खेले लेकिन ओवर एग्रेसिव हो गए, गलत शॉट्स खेल के आउट हुए। शादाब और फ़हीम से आप क्या उम्मीद रखते हैं? 10-10 रन भी नहीं बना सके। और फ़हीम तो पहली बॉल पे आउट हुए। बिल्कुल पहली बॉल पे आउट हो गए, तो मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, हमने फ़हीम की बात की, हम अब्दुल रऊफ साहब की तरफ आएंगे। अब्दुल रऊफ साहब, जब ये मैच में हम गए हैं तो हमारे कोच ने कहा कि फ़हीम अशरफ जो हैं वो ऑलराउंडर नहीं है और बैटिंग में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो 7वें नंबर पर नहीं खेल सकते, इसलिए मैं 7वें नंबर पर शादाब को खिलाना है।
सो अगर हमें आपसे कहें कि एक्सप्लेन करें कि कितने अच्छे बॉलर हैं, कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं फ़हीम अशरफ, जिनके लिए पूरी दुनिया कह रही थी कि उनको फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस भी खेलने चाहिए थे। अभी के टेस्ट मैच में देखें तो उनकी टोटल 5 विकेटें हैं, जो किसी भी आपके फ्रंट लाइन बॉलर से ज़्यादा विकेटें हैं। सो हाउ डू यू सी मिकी आर्थर कमेंटिंग सो बैडली फॉर सच अ गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखा आपने टेस्ट मैच में अभी तक? जी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा हमारे बैट्समैनों में एतमाद का फुकदान और जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है, उससे ज़्यादा बुरी तरह हमारे जो मैनेजमेंट है, टीम की कोचिंग स्टाफ है, उनका शैटर हो चुका है सारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि उनकी बिल्कुल यहाँ पे किसी किस्म की भी ये तीसरा टेस्ट मैच हो चुका है और वो भी गालिबन आपको इसी तरह फील हो रहा है कि जैसे 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और तो उसमें इनकी किसी किस्म की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग टीम क्या खिलाना चाह रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं। जिस विकेट पर आप देखेंगे पहले 2 टेस्ट मैचेस में फ़हीम अशरफ की जगह बनती थी, तो वहां पे उन्होंने स्पिनर खिला दिए, और अभी यहाँ पर एक स्पिनर की जरूरत थी तो यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला दिया। दूसरा, आप जब टीम बनाते हैं तो आपको बाद चीजों का इल्म होना चाहिए शुरू में जाते हुए। सही बात। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि हमारे पास 5 या 4 प्लेयर्स अनफिट हैं, तो अगर आप अनफिट बंदे लेके साथ चले गए, आपको पता ही नहीं है टेस्ट मैच किसको खिलाना है, वनडे किसको खिलाना है, कौन किस लेवल का प्लेयर है, स्पिनिंग विकेट पे कौन सा बॉलर खिलाना पड़ेगा, या जो फास्ट विकेट है उस पर स्पिनर नहीं खिलाते, उस पर फास्ट बॉलर खिलाते हैं। तो आप जब इस तरह की प्लानिंग करेंगे तो फिर रिजल्ट इस तरह का आएगा। क्योंकि मुझे इस जो साउथ अफ्रीका का टूर है उसमें मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम ये एक्सपेक्ट, पूरा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें रिजल्ट इसी तरह के आएंगे। मगर उससे पहले जो सीरीज इनकी हुई है यूएई में न्यूजीलैंड के खिलाफ, असल लम्हा फिक्रिया यहाँ पे न्यूजीलैंड से हारना पाकिस्तान का सीरीज में, तो अब यहाँ से इनका जो कॉन्फिडेंस था काफी हद तक खत्म हो चुका था। तो बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी तैयारी किए और बगैर ही किसी अच्छे तरीके से सिस्टम को तैयारी किए हुए ये लोग साउथ अफ्रीका चले गए, और मुझे तो यही एक्सपेक्टेशन यही थी जो रिजल्ट सामने आया। ठीक है। अच्छा सुल्तान, हमने देखा है कि पूरी दुनिया में सिनेरियो चेंज हो रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज़ जीता है। हमने देखा है कि बाकी टीमें भी जो हैं वो जैसे न्यूजीलैंड आके अवे सीरीज़ हमसे जीता है। सो अगर हम इसी माइंडसेट से देखते रहेंगे कि हम साउथ अफ्रीका में जाके हमें हारना ही है, सरफराज ने भी जाते हुए कहा कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो हमें दूसरा कप्तान ढूंढना चाहिए। डू यू थिंक कि किसी भी अवे सीरीज़ को इस नोट पे स्टार्ट करना बड़ा नेगेटिव हो जाता है पूरी टीम के लिए, और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आपकी टीम जीतेगी? हमारा माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है। शुरू से ही एक माइंड बना के जाते हैं। आखिरी 23 साल में हमने मिसाल के दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका में हम सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं। अभी आपने फ़हीम अशरफ की बात की, मिकी आर्थर की बात की, ये वही मिकी आर्थर हैं, आपको याद होगा जिन्होंने अजहर महमूद और मिकी आर्थर ने कहा था कि फ़हीम अशरफ को आप लोग देखेंगे तो अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद को भूल जाएंगे, कहा था ना। बिल्कुल सही। तो अब वही फ़हीम अशरफ बैटिंग नहीं कर सकता। आपने इस फ़हीम अशरफ को न्यूजीलैंड में ओपनिंग कराई, क्यों कराई? बैटिंग नहीं कर सकते थे। इसी फ़हीम अशरफ ने एक वार्म अप मैच में ही सही बांग्लादेश के खिलाफ 30 गेंदों में 64 रन बनाए। बिल्कुल। अब वही फ़हीम अशरफ बैटिंग नहीं सकते कि ऑलराउंडर की वैल्यू होती है। फ़हीम, हार्दिक पांड्या क्यों खेलते हैं टेस्ट मैचेस? वर्नॉन फर्नांडीज थोड़ी बहुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्यों देते हैं? मिचेल मार्श क्यों खेलते हैं? क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स क्यों खेलते हैं? रविचंद्रन अश्विन में मीडियम पेस ऑलराउंडर की बात करूँ तो स्पिनिंग ऑलराउंडर, तो देखिए मीडियम पेस ऑलराउंडर की वैल्यू होती है। मिकी आर्थर बहुत माजरत के साथ 2010 से, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कई क्रिकेटर्स के कैरियर तबाह करते रहे। अब यहाँ भी हम उम्मीद रखते हैं कि 2-3 के तो मेरे हाथ से वो करके ही जाएंगे। अच्छा वदी भाई, आपकी तरफ आते हैं। आप इमामुल हक की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने देखा कि यूएई की कंडीशंस में उन्होंने स्ट्रगल किया, अभी भी साउथ अफ्रीका में कंप्लीटली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, फील्ड में वो एक्टिव दिखते हैं। सो डू यू थिंक कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज उससे दिख रहा है कि वो रहेंगे अभी भी, जब तक इंजमामुल हक साहब चीफ सेलेक्टर हैं, इनको चांस मिलता रहेगा? देखिए बॉडी लैंग्वेज तो इस वजह से उनकी अच्छी लग रही है, उनको मालूम है, कॉन्फिडेंट लगते हैं। कॉन्फिडेंट इसलिए लग रहे हैं कि उनको मालूम है कि उनको कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इंतजाम बैठे हैं उनको ड्रॉप करने वाला कोई नहीं है। जब आप खुद सोचें कि इस तरह की परफॉर्मेंस, आपने फ़खर को टेस्ट खिलाए, वो नहीं परफॉर्म किया, आपने उसको बाहर बैठा दिया, लेकिन ये मुसलसल फेल हो रहा है, तो इसको आपने बाहर बैठाने की जहमत गंवारने की कि इसको बिठाएं, चलो कुछ करें। उसके अलावा रहू भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रहे थे तो आप 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनफील्ड लेकर गए, खासतौर पर शादाब खान, फ़खर जमान, अब्बास भी मुकम्मल फिट नहीं थे, यासिर शाह जो है मुकम्मल फिट नहीं थे। अब ऐसी टीम लेकर गए। इंजमामुल हक की जहाँ तक आपने बात की कि वो फ्रेंचाइज के साथ तो कश्मीर भी चले जाते हैं,
लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जब होती है, कायद आज़म ट्रॉफी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, तो वो सिर्फ जो वजातुल्लाह वास्ती को, तौसीफ अहमद को, वसीम हैदर को भेज देते हैं जाके कुछ देखो, और उन्होंने भी आज दिन तक किसी को निकाला नहीं है कि वो सामने करें। एक लड़का जिसने पाकिस्तान ए की जानिब से जाकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर आया, उसने आते ही अपने पहले मैच में जो फाइनल में HBL से खेला उसने 100 कर दिए, उसके बावजूद कहा गया कि वो टेस्ट में लेंगे, नहीं लिया। वनडे के लिए उसका नाम आया, नहीं लिया, क्योंकि जब तक इमाम उल हक हैं तो किसी दूसरे ओपनर, तीसरे ओपनर की जगह बन नहीं रही है। और अजहर अली को देख लें कि मुसलसल फेल होने के बावजूद जो है, असल में उनकी जब से उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो जब से उन्होंने वनडे क्रिकेट क्यों छोड़ी, इसी वजह से छोड़ी कि उनसे जो है ना अब पाँव उनके चलते नहीं है, ना वो फ्रंट फुट पे सही तरीके से आ सकते हैं, ना वो बैक फुट पे जा सकते हैं। तो ये सेलेक्टर्स और ये आपके कोच और ये सब नहीं जानते कि क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात वो खुद कर रहा है कि मेरे घुटने के ऑपरेशन की वजह से मैं जो है इस तरह की नहीं खेल सकता। तो यार टेस्ट क्रिकेट तो वो है जो 5 दिन आपने खड़ा होना, एक बैट्समैन को अगर सिचुएशन ऐसी है तो 2 दिन भी खड़ा होना पड़ सकता है, 16 घंटे भी खेलना पड़ सकता है, 15 घंटे भी खेलना पड़ सकता है। लेकिन बदी भाई जिस तरह हमने आज हमारे प्लेयर्स को देखा, T20 से ज्यादा वो खड़े रहने की उसमें नहीं लग रहा था, मतलब वो तेज खेलना चाह रहे थे। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज हमने वो देखा कि मिकी आथन ने उनसे कहा कि आपसे खेला नहीं जा रहा, ऐसा करें, हारना तुमने वैसे ही है, जाके बाहर निकल के मारो, चौके छक्के मारो, रन बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो हम आउट हो जाएंगे। और 169 रन पे छठी विकेट गिरती है, 169 रन पे 8वीं विकेट गिर जाती है, उसके बाद 16 रन के अंदर 5 खिलाड़ी आपके आए और गए चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब आपकी प्लानिंग नहीं हो, जो यहाँ से आप जब खुद ही कह रहे हैं, जिस क्रिकेटर से बात, वसीम अकरम कहते हैं इससे पहले हमारी जनूबी अफ्रीका में कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, तो भाई नहीं हुई। आप इंटरनेशनल क्रिकेट हम कभी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीते। इंडिया भी तो जीता है भाई, उसको कहते हैं घर का शेर है, आपने बाहर का शेर बन के भी दिखा दिया, उसने खेला। कल वनडे में आप देखें उनके 3 रन पे 4 रन पे 3 आउट हुए, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा फाइट बैक किया और 254 रन से लेके। तो यही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे और इसी तरीके से पर्ची लेवल चलता रहेगा तो कहां तक आप जीते रहेंगे। बिल्कुल सही। अब्दुल रऊफ साहब आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि सेकंड टेस्ट के एंड में सरफराज ने बॉलर्स को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि बॉलिंग भी हमारी अप टू द मार्क नहीं थी, हमने सेकंड इनिंग्स में 400 प्लस रन कंसीड किए, साउथ अफ्रीका को इतने रन करवाए। पूरी अगर सीरीज़ का जायजा लिया जाए तो हमें लग रहा है कि हमारे पेसर्स भी जो है, जिनके लिए काफ़ी फ्रेंडली कंडीशंस थी बॉलिंग के लिए, लेकिन वो ना वो लेंथ फाइंड कर पाए, ना वो कंसिस्टेंसी थी, ना वो थ्रेटनिंग बॉलिंग थी, जैसे हमने देखा ओलिवियर की तरफ से या रबाडा की तरफ से या इवन स्टेन की तरफ से, जो 35 साल के और अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि बॉलिंग भी, बैटिंग तो हमारे सामने ही है, लेकिन बॉलिंग भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी पूरी सीरीज़ में? जी बिल्कुल, बॉलिंग आपने सही बात की। इससे पहले कि आपके सवाल का मैं जवाब दूं, उससे पहले थोड़ी सी पहले मैं बात करता हूँ, जो बदी जुबान ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपने इमामुल हक की बात की है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मैनेजमेंट देती है आपकी, आप अच्छे से अच्छे प्लेयर का कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं अगर आपको मैनेजमेंट पीछे, उनको पता हो कि जो पीछे सेलेक्टर्स हैं या टीम की मैनेजमेंट है मुझे ड्रॉप करने के चक्कर में है। और अगर एक लड़के को पता है कि उसको हद से ज्यादा चांसेस या बहुत ज्यादा ओबलाइज किया जाएगा, तो वो एक एवरेज प्लेयर की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है। सच्ची बात। मैं बिल्कुल 100% इनसे एग्री करता हूँ। और दूसरी बात आपने वहाँ पे की थी कि जो शॉट्स बहुत ज्यादा क्यों खेल रहे हैं, शॉट्स इसलिए खेल रहे हैं कि जब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है, आपको लग रहा होता है कि मैं किसी टाइम पे भी आउट हो जाऊं, तो फिर आपके बल्ले का फ्लो चल रहा होता है, फ्लो रुकता नहीं है। आप एक ही उसमें चलते जाते हैं, आप बल्ले को रोकते नहीं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलते। और इसी तरह जब दूसरी तरफ आप देखा गया कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो 80 या 90 बॉल्स पे 10 या 15 रन बनाते हैं, या तो बिल्कुल डेड हो जाते हैं या बिल्कुल ही तेज खेलना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों उस वक्त क्रिकेट में ये चीजें आती हैं जब आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका हो, कि आपको यकीन ना आ रहा हो कि आप फॉर्म में या आप स्कोर कर सकते हैं। अब आपने जो बात की है बॉलिंग की, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने टीम सिलेक्शन ही गलत की है। जब आपको पता है कि आपका जो प्राइम बॉलर है बात अनफिट है, तो आपको चाहिए था कि उसका बैकअप तैयार करना चाहिए था, यहाँ से उसका बैकअप लेके जाना चाहिए था आपको, ताकि वो जो साउथ अफ्रीकन टीम कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर। अब्दुल रऊफ साहब, आपको लगता है कि मीर हमजा जो थे वो, जिनको आपने एक मैच खिलाया उसके बाद उनको आपने नहीं खिलाया, डू यू थिंक ही वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस देन अब्बास, अगर अब्बास फुली फिट नहीं है? और जैसे बदी ने एक बात अजहर अली के बारे में भी की कि आपके पास आबिद अली जैसा प्लेयर था, आपके पास और भी प्लेयर्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, खुरम मंजूर बड़ी अच्छे रन्स कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि वी हैव मिस्ड द ट्रिक बाय नॉट गिविंग चांस टू द प्लेयर्स जो आपके परफॉर्म कर रहे हैं अच्छी फॉर्म में? इस पे बल्कि बात करेंगे अब्दुल रऊफ साहब, एक ब्रेक के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। व्यूअर्स स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है बदिउज़्ज़मा, सोहेल खान और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ है अब्दुल रऊफ़, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। अब्दुल रऊफ़ साहब, आपसे हम ब्रेक से पहले पूछ रहे थे कि जो बहुत सारे फॉर्म में हमारे प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, 4 डे क्रिकेट में अच्छे रन्स किए हैं और विकेटें ली हैं। मीर हमजा को हमने एक टेस्ट मैच खिलाया, उसके बाद हम अब्बास की जगह उसको खिला सकते थे अगर अब्बास फिट नहीं है। सो डू यू थिंक कि वो भी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गया? ये बिल्कुल कॉस्ट किया, क्योंकि देखिए हमारी असल में जो प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग बड़ी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी प्लानिंग भी एक डंग टू पॉलिसी आप कह सकते हैं। इसी तरह के जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसकी पॉलिसी भी इसी तरह टाइप की है। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी भी सेम इसी पैटर्न पर चलती है। उनका सिर्फ ये कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उनको फिट है या अनफिट है उनको सिस्टम में इन्वॉल्व रखा जाए और उसके बाद उनसे जितना उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं करके पॉजिटिव रिजल्ट लिए जाएं और अपनी कुर्सियां बजाई जाएं। जब तक आप इस माइंडसेट से चलेंगे उस वक्त तक आप कोई अच्छी प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते। सही है। आप जबकि अब पूरी दुनिया जो काम कर रही है कि वो प्रोडक्शन तैयार करें। आप देखें साउथ अफ्रीकन उनका जो पहले टेस्ट मैच में फ्लिंडर अनफिट हुए तो हमें लग रहा था कि शायद वो बॉलिंग लैग करेंगे, मगर जो उनकी जगह पे उन्होंने रिप्लेसमेंट पे ओलिविया तैयार करके रखा हुआ था, सबसे ज्यादा विकेट ली, सबसे अच्छी बॉलिंग कर दी है। जबकि हम अब्बास अनफिट फास्ट लेके चले गए। आमर आपको पता है कि वो खेलना ही नहीं चाहता टेस्ट मैच। उसके अलावा हसन अली की भी कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है जो 5 डे गेम्स है टेस्ट मैचेस में, मगर उसके बावजूद हमारे पास ना तो बैकअप में कुछ है। और अगर आप जिस तरह आपने अमीर हमजा का जिक्र किया, अगर आपने उसको पीछे 1-2 साल से टीम के साथ रखा हुआ तो आपके पास बेशुमार मौके आए हैं कि आप उसको यूटिलाइज करके कम से कम उसको शो ऑफ कर सकते थे, उसको दिखा सकते थे लोगों को कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। अभी तक आपने इसको यूज ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि वो टेस्ट मैच में जाकर बॉलिंग कैसी करेगा। और सर तो इस तरह की कंडीशंस में जहां पेस फ्रेंडली कंडीशंस हैं वहां पे आप एक एक्स्ट्रा पेसर ले जा सकते थे। आपको शादाब खान को क्या ले जाने की जरूरत थी? 2 स्पिनर्स की क्यों जरूरत थी आपको? अच्छा, हम क्योंकि सोहेल खान साहब हमारे साथ हैं और बॉलिंग पे हमारी बात हो रही है तो हम फायदा उठाते हैं। सर जरा नंबरों के हवाले से हमें बताएं कि हम कितना बुरा परफॉर्म किया पाकिस्तानी बॉलर्स ने कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। आप अंदाजा इस बात से लगाएं साउथ अफ्रीका का डोएन ओलिवर की 21 विकेटें, रबाडा की 14 विकेटें, 10 विकेटें डेल स्टेन की और तकरीबन 7 विकेटें वर्नन फिलिंडर की। 4 फास्ट बॉलर्स ऑलमोस्ट 52-53 विकेटें ले गए और हमारे मोहम्मद आमिर सिर्फ 11, शाहीन आफरीदी 9, हसन अली 5 और इसके साथ साथ ये फ़हीम अशरफ 5। तो अब यही से देख लें कितना फ़र्क है। सर फ़र्क इसलिए भी था ना, उनको एक बार बैटिंग करनी पड़ती थी, हमें 2 बार करनी पड़ती है। दूसरी बात बॉलर्स की, बॉलर्स मीर हमजा की क्या बात करें। इंग्लैंड में 2016 में सीरीज खेली हमने, सोहेल खान ने 2 5 लिए, राहत अली जैसे भी थे लेकिन ओवरसीज कंडीशंस में बहुत अच्छे थे। एहसान आदिल परफॉर्मर थे, उसके साथ साथ इमरान खान सीनियर एक फास्ट बॉलर थे, वो सूटेबल थे। मीर हमजा टीम के साथ हैं। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा, आखिरी 5 साल में आपने 1-2 नाम मुझे ऐसे बता दें किसी डोमेस्टिक परफॉर्मर को कंसिस्टेंट मौका दिया है? यूनुस मिसबाह के साथ कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर आया? आबिद अली आया, उस्मान सलाउद्दीन एक टेस्ट खेले, साद अली खेले ही नहीं, मीर हमजा एक टेस्ट मैच खेले और कोई आया? कोई भी नहीं। कोई ओपनर आया कौन? इमामुल हक। मुझे ये बता दें अभी वो रन नहीं कर पा रहे। फर्ज करें इंजमामुल हक साहब सिलेक्शन कमेटी से चले जाते हैं और बाद में इमामुल हक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेलते हैं तो क्या कोई और सेलेक्टर उन्हें मौका देगा? कभी भी नहीं देगा। फैसल इकबाल के साथ क्या हुआ? वही कुछ इमामुल हक के साथ होने जा रहा है। लेकिन सोहेल खान, फैसल इकबाल को इतने मौके नहीं मिले कंसिस्टेंटली जितने इमामुल हक को मिले। यही वाली वजह है कि जो उन्हें मौके मिले उन्होंने उस वक्त कुछ किया नहीं। जब फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करने लगे तो फिर दूसरी सिलेक्शन कमेटियां और कोचेस चेंज हो चुके थे, मौके मिले ही नहीं। तो सेम इमामुल हक के साथ होने वाला है। बदीजा, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जिन प्लेयर्स के साथ हम नाजायज़ कर रहे हैं ये हम अपनी क्रिकेट का इतना बुरा कर रहे हैं कि इवेंचुअली हमारा क्रिकेट का भी हाल वैसा हो सकता है जैसे हमारी हॉकी का या बाकी स्पोर्ट्स? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फैसल भाई, ऐसा ही हाल हो सकता है क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है पाकिस्तान सुपर लीग को और इसी लीग से हम जो है जिन लड़कों का आज से पहली सुपर लीग से उठाया उन्हीं को हम खिलाए जा रहे हैं। T20 भी, वनडे भी और टेस्ट मैचेस भी। आज भी आप देखेंगे फील्डिंग के दौरान जब अब्बास बॉलिंग करने के बाद जब वो बाउंड्री के पास खड़े हुए थे तो मुसलसल अजहर महमूद उनके पास आकर उनको जो चेक कर रहे थे, उनको एक्सरसाइज करा रहे थे। अभी भी वो फिट नजर नहीं, उनके जो बाजू में तकलीफ हो रही थी तो बार बार उनको जो है ना वो कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये हसन अली टेस्ट मैचेस के लिए नहीं है भाई। एक नहीं 10 बार लोग कह चुके हैं कि हसन अली को वनडे खिलाओ या T20 खिलाओ। उसके अलावा आपने जितने भी जैसे सोहेल भाई ने कहा कायदे आज़म ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास मैचेस, पाकिस्तान कप, जितने भी मैचेस हुए इसकी परफॉर्मेंस पर आज दिन तक आपने किसी को चांस ही नहीं दिया। साद अली को टीम में रखा, डगआउट में बिठाया, वापस भेज दिया। उस्मान सलाउद्दीन के साथ यही किया आपने, सोहेल खान के साथ यही किया।
हमजा के साथ, ये मीर हमजा के साथ, और आपने यहाँ पे भी इसको आपके जो ओपनर को भी चांस मिला है वो इसीलिए मिला है कि शान मसूद वरना तो वो भी नहीं खेलते। शान मसूद भी इस वजह से खेल गया कि आर एस अनफिट हुए और वो खेल गए, वरना वो भी वापस आ जाते हैं। अब आपने जाने वनडे सीरीज खेलनी है और वनडे सीरीज में आपने T20 के प्लेयर हुसैन तलत को इंडक्ट किया है, आसिफ को निकाला और हुसैन तलत को ले लिया। आसिफ वो प्लेयर था जो वहाँ साउथ अफ्रीका में खेल रहा था, एक महीने से खेल रहा था और वो रन करता। आपकी प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। इंजमाम उल हक, अभी मैं आपको एक नई खबर ये दे रहा हूँ कि इंजमाम उल हक जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही होगी तो फरवरी के महीने में अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में वहाँ जाके किसी लड़के जो है उनके कोई नौजवान लड़के उनको ट्रेन करेंगे। आपकी सुपर लीग हो रही होगी, आपने अपना टैलेंट नहीं देखना, वहाँ सैर सपाटे के लिए जाएंगे, 12-15 लाख आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखता है, लाखों रुपए आप वहां से लेंगे। तो भाई इतने पैसे देने ही है आपने, तो इनको अगर साल में 2 बार टीम आपने सेलेक्ट करनी होती है तो उसमें इतने आप पैसे देते हैं तो कम से कम उनसे काम तो लें। बिल्कुल सही। अब्दुल रऊफ साहब की तरफ जी सुहेल भाई, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हम हमेशा बात करते हैं ना इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने क्रिकेट पे, आपने इंडिया से ही सीख लें, इंडिया की पॉजिटिव चीज सीखी, विराट कोहली से कुछ सीखा, उन्होंने अपनी तमाम कामयाबियों का क्रेडिट रणजी ट्रॉफी को दे दिया। वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप आईपीएल में एक टीम से वाबस्ते हैं, आप इंडिया की टीम में नहीं जा सकते, आप कोचिंग नहीं कर सकते। यहाँ एक ही टीम के मिकी आर्ता साहब यहाँ भी कोच हैं, कराची किंग्स के भी हमने बारहा बात की है, हमने बारहा बात की है। बिल्कुल। अब्दुल रऊफ साहब, आपको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट है उनके मजे लगे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं? इंजमाम उल हक साहब से बारहा पूछा गया डोमेस्टिक का, ही हैज़ नो आइडिया एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू आवर ग्राउंड्स, प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है, किसी को मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये कब तक चलता रहेगा और कौन इनसे सवाल पूछेगा, और क्या ये खुद इनके ज़मीर नहीं जागते कि हम क्या करें क्रिकेट के साथ? देखिए, जब अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या आप सब कुछ बेहतर चल रहा है तो फिर आप जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कोई बात नहीं करेगा। मगर जब आपका टोटल सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है, जब आपकी टीम ही डाउन आ रही है, आप टेस्ट सीरीज मुसलसल मैचेस हार रहे हैं, आप वनडे मैचेस हार रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर ये चीज पूछनी पड़ेगी ना कि भाई आप 3 दिन 4 जगह पे क्यों मोबिलाइज कर रहे हैं एक दो बंदों को? या तो बड़ा खुशहाल आपका पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क हो तो उसमें समझ आती है कि बड़ा आपके पास बंदे थोड़े हैं और आप उनको मोबिलाइज करते हैं। आपकी तो बेशुमार 24-25 करोड़ आपकी आबादी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, आप सबको इसमें तो बेसिक जो इंसानी हकूक है उनका मसला आ जाता है कि आप एक बंदे से 4 जॉब्स करवा रहे हैं। आपको तो सबको नीचे से लेके ऊपर तक सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और जो लोग काम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बजाय इसके कि आपने 2-4 जो 8-10 आपके पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इतने बेशुमार पैसा कमा चुके हैं और वो काम भी नहीं करते यार, आप उनको दोबारा वही उन्हीं को मोबिलाइज करते जा रहे हैं। आपकी नेशनल अकेडमी देख लें, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख लें, आपका कोचिंग स्टाफ देख लें, आपका सारा सिस्टम देख लें, आपने सिर्फ जो 20 या 25 बंदों का टोला है उन्हीं का एक ग्रुप बनाया हुआ, उन्हीं को मोबिलाइज करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो चीजें भी सही नहीं कर रही। या तो चलो आपकी किसी चीज में बेहतरी आ रही है, जो आपकी, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो आपकी 2020 क्रिकेट चल रही है, जो आपकी ये अच्छी आपकी रैंकिंग अच्छी आ रही है, इसकी वजह भी कोई आपकी नेशनल अकेडमी या आपकी कोई ग्रोमिंग नहीं है, बल्कि ये एक वो सिस्टम है जो पाकिस्तान की जो गली मोहल्लों में टेबल क्रिकेट खेली जाती है उससे लड़की निकल के ऊपर आ जाती है। और मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ कि जितने भी 20 स्पेशलिस्ट हैं सारे के सारे टेबल क्रिकेट के पैदावार हैं। जो असल चीज जो प्रोडक्शन आपकी अकेडमी को या आपकी क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए थी वो टेस्ट क्रिकेट की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, आप अभी तक एक भी टॉप क्लास प्लेयर तैयार नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे इंटरनेशनल के लिए। आपके आखिरी सुपरस्टार देखें, बॉलिंग में वसीम उदार थे और उसके बाद जब दूसरे बैटिंग में जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ तक रहे हैं, यूनुस खान तक, जबकि आपकी जो अकेडमी या क्रिकेट बोर्ड वो एक भी सुपरस्टार अभी तक तैयार करके नहीं दे सकता जो टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कम्पीट करके दे सके। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आज हमने सुहेल भाई और बदी भाई आप दोनों का भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज कमेंटेटर्स ने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान का जो अप्रोच थी आज के मैच की वो बहुत ही ख़राब अप्रोच थी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। एक तो वो सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान शायद यही समझ रहा है कि वो आज हार जाएगा, और टेस्ट मैच के लिए बारहा आज बात की गई मोहम्मद यूसुफ की, जावेद मियांदाद की, यूनुस खान की, कि वो प्लेयर्स थे जो क्रीज पे आते थे तो वो क्रीज ऑक्यूपाई करते थे और वो मैच को बनाने वाले प्लेयर्स थे, लेकिन आपके पास अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। सो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर टेप बॉल क्रिकेट और T20 क्रिकेट के प्लेयर्स आपको इवेंचुअली टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो यही हाल होगा, और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बदी भाई अगर आप बताएं कि ये इट्स अ वेरी बैड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। फैसल भाई यही तो बताएं ना, यही तो कहने का मकसद तो यही है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। जावेद मियांदाद की आपने बात की, आपने यूसुफ की बात की, आपने यूनुस खान की बात की, आपने मिसबा की बात की। जब ये लोग ग्राउंड में जाते तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती थी कि ये बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं,
लंबे रन्स करेंगे, खेलेंगे, और अगली टीम भी घबराती थी कि हाँ भाई ये कोई बैट्समैन है, इनको हमने कैसे आउट करना है, प्लानिंग की जाती थी उनको आउट करना है। लेकिन अब जो आपकी टीम में बैट्समैन है, इनको किसी भी बॉलर्स को प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है, उनकी इनकी सारी गलतियां बताएं कि कौन स्लिप में हल्का है, कौन जो है वो शॉर्ट बॉल पे हल्का है, कौन जो है फ्रंट फुट पे हल्का है, तो उन्होंने इनकी गलतियां पकड़ ली। सबसे बड़ी बात है, जब हमारे बल्लेबाज ग्राउंड में जाते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा होता है कि वो पहले से ही हारे हुए होते हैं कि यार हम जाएंगे और आउट जाएंगे। जब आपके ऊपर प्रेशर इतना होगा तो आप क्या करेंगे। और दूसरा, राहुल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमने रखी हुई है, उसमें हम वाकई क्या तैयार कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पीएसएल से आपने 4-6 लड़के लिए, उसके अलावा आपने टेस्ट क्रिकेट में क्या तैयार किया। यूनुस खान बड़ा प्लेयर था, वो था। मिसबा बड़ा प्लेयर था, वो था। आपने असद शफीक है, उसकी टेक्निक कहाँ से सही की, वो आज तक वो रन अपने आप को सही नहीं कर पाया। अजहर अली जो था उसको आपने कुछ नहीं कर पाए। और जो है T20 स्पेशलिस्ट और वनडे के खिलाड़ियों को आप टेस्ट खिला रहे हैं, तो वाकई सही का कमेंटेटर तो यही कहेंगे, जब आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं होगा जो आपको टेस्ट मैच में पूरा दिन खड़ा होकर दिखाए, जो मुश्किल कंडीशन। आप देखें ना, बैट्समैन वही होता है टेस्ट क्रिकेट में, अगर आपकी टीम के 5 आउट हुए और 6ठे नंबर पे जाने के बाद वो पूरा दिन गुजार के आ जाए, तो वो होता है टेस्ट प्लेयर। तो आपके पास वैसा कोई प्लेयर ही नहीं है। यहाँ पर यही जाता है, हर कोई यही है कि 40-50 कर लिए, अपना काम पूरा, बाकी जाए भाई बाहर में टीम जाए, हमें क्या करना है, अगले मैच के लिए हम पक्के। सुहेल भाई, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि हम तौसीफ अहमद साहब जैसे प्लेयर जो हैं वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी को आपको देखते हैं, क्या रीज़न है? हमने जब यूएई में मैचेस हो रहे थे, हमने कहा हमें स्पिनर नहीं मिल रहा, हमें ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा। बिलाल आसिफ जैसा प्लेयर जो इतना एजेड होकर प्लेयर मिला, उसके भी एक्शन में हमने देखा है कि 12 रिपोर्ट होता है उसका एक्शन। सो स्पिनर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर बात यह है कि जावेद मियाँदाद या जितने भी बड़े नामों की बात हुई ना, सब नेचुरल टैलेंट थे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और मसला ये है फैसल भाई कि हमारे जितने बड़े प्लेयर ये सब बन जाते हैं ना, वो कोई भी लोअर लेवल पे काम करना नहीं चाहता। हेड कोच बनने के लिए सब तैयार होंगे, एकेडमी में कोई जाना ही नहीं चाहेगा। सही बात। बात यह है कि फिर अगर सादिक मोहम्मद साहब मैनेजर बन के चले जाते हैं तो उन्होंने बात बड़ी कड़वी की थी, लेकिन सच है क्या, ये जितने भी करंट हीरोज हम जिनको मानते हैं, ये तो जाने के लिए तैयार ही नहीं होते इंटर-19 टीम के साथ। राहुल द्रविड़ कितना बड़ा प्लेयर है, मैं उसी पे आने वाला था। इंडिया की टीम के वो हेड कोच है नहीं, बैटिंग कोच है नहीं, किसके कोच है, अंडर-19 के, ए टीम के। तो भाई मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, खुदारा इंडियंस पे तनकीद करना बहुत आसान है, उनकी एक पॉजिटिव चीज़ अगर हम अपनी क्रिकेट में इम्प्लीमेंट कर देना, हमारी क्रिकेट समझ जाएगी। हम तो सर इस चक्कर में पड़े हैं कि पीएसएल हमारा आईपीएल जैसा ब्रांड बन जाएगा। दूसरा फैसल भाई, हम इस चक्कर में पड़े हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने सही बात की कि हमने जो ए टीम के साथ, अंडर-19 टीम के साथ, वो उन खिलाड़ियों को लगाया हुआ है जो कोई ना वनडे खेला ना टेस्ट खेला, फर्स्ट क्लास मैच खेले। वो मोहम्मद मसरूर हैं। दूसरा, अच्छा बदी, आपको लगता है कि हॉकी में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि हॉकी के जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने ही वही सारे रहे और उन्होंने ही पूरा तबाह कर दिया। डू यू थिंक कि क्रिकेट में भी शायद ऐसा है कि जो आपके सुपरस्टार्स हैं वो कोई छोटा काम करना नहीं चाहता, कोई ग्रास रूट पे कोई चीज़ें सही करना। इंजमाम उल हक को कुछ नहीं पता होता कि ग्राउंड के कौन से प्रॉब्लम्स हैं, पिच का क्या प्रॉब्लम है, अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस हैं, ग्राउंड में फैसिलिटीज नहीं है, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कोई नहीं पूछता, अभी डजंट केयर अबाउट इट। बिल्कुल फैसल भाई, अभी बड़ी बातें हो रही थी कि हम तमाम ग्राउंड्स में जाएंगे, वहाँ पर पिचों को देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है, आप डोमेस्टिक में जाएं, आप विकेट्स देखें, जिन ग्राउंडों पे मैच होते हैं वहाँ की विकेटें देखें, यहाँ जो बॉल इस्तेमाल होती है उन बॉलों को देखें। यहाँ पर कोई ये चीज़ देखने को तो तैयार नहीं है। भाई नेशनल एकेडमी में आपने सारे कोच जो रखे हुए हैं, जो बंदे रखे हुए हैं, उनको भेजें जाके ग्राउंड में। अभी मैं बताऊँ कि जब इमर्जिंग एशिया कप हुआ और उसमें आपके जो ग्राउंड में नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा था, साउथ में हो रहा था, वो मैच नहीं हो पाया था। मैच नहीं हुआ है, सिर्फ 15 मिनट की बारिश से। और दूसरा एक मैच हो रहा था फाइनल अभी जो कायजम ट्रॉफी का, तो पीसीबी के कोई बंदे ही वहाँ मौजूद नहीं थे, किसी को बताएंगे भाई कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ। पीएसएल की तैयारी कर रहे थे सारे, पीएसएल की तैयारी है। कौन सी पीएसएल की तैयारी अभी समझ में नहीं आ रहा। आज एक और खबर कि स्टीव स्मिथ भी नहीं आ रहे, तो वो भी इंजर हो गए हैं। तो अब तो वैसे ही आपके बाहर हो गए, बहुत सारे प्लेयर भी बाहर हो रहे हैं, तो नहीं लगता। और 5 मैचेस आपने अब पाकिस्तान में रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं समझ, अभी नेशनल स्टेडियम तो बिल्कुल खंडर का मंजर पेश करता है। छत मंगाई थी, अभी तक वो भी नहीं लगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो करता धरता आए हैं वो क्या कर रहे हैं। बारी बारी हमने बुला लिया, एमडी भी रख लिया, फिर मीडिया डायरेक्टर भी नया रख लिया, सब नए आ गए, लेकिन हमें वो ग्राउंड में नजर नहीं आए। सही है। अच्छा अब्दुल साहब, आपको लगता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नई गवर्नमेंट के आने के साथ साथ जो है वो क्रिकेट के मामला बेहतर होंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो बेहतरी में टाइम ज़्यादा लग रहा है और जो एक्सपेक्टेड चीज़ें बेहतर होने की थी, बिकॉज हमारे पैटर्न इन चीफ खुद इतने बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरी होगी, लेकिन वो अभी तक तो नहीं हो पाया है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, मेरा भी यही दिल जा रहा था कि आप ऐसे ही सवाल पूछें और आपने वही कर दिया।
तो आपकी तरह हर पाकिस्तानी का मेरा भी ये ख्वाहिश थी कि, और हमें उम्मीद थी इमरान खान साहब से कि वो उनकी जो गवर्नमेंट आएगी वो बहुत बड़ी चेंज लेके आएंगे पूरी स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक 1% भी कुछ बेहतरी नहीं, बल्कि हालात बदतरीन की तरफ ही जा रहे हैं। और अभी तक भी वही लोग अब्लाइज हो रहे हैं जो दोस्ती यानी को अब्लाइज हुआ करते थे, वही डिसऑनेस्टी की पॉलिसी जारी है और उसी तरह का सिस्टम चल रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे जो बाकी इंडिया या अफगानिस्तान की टीम आके उन्होंने अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर दिए, हमने क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है कि अगर देखें कि आपकी जो नेशनल टीम बन रही है उसमें इस लेवल पर नेपोटिज्म होगा और उसमें इस लेवल पर सिस्टम चलेगा कि आप जो अनफिट लड़के हैं उनको अब्लाइज करके कोच की मर्जी से या कैप्टन की दोस्ती जारी से आप साथ लेके जा रहे हैं, तो नीचे वाले लेवल पे जहाँ पर इतना ज्यादा आपका मीडिया की पहुंच नहीं है या एक्सेस नहीं है, वहाँ पे अंडर 19 या अंडर 16 लेवल पर क्या हाल होगा। और इसी वजह से जो आपने कहा कि बिलाल आफिस है वो इतनी एज में जाके वो पाकिस्तान के लिए खेला है, या सईद अजमल इतनी एज में जाके पाकिस्तान के लिए खेला, इससे पहले वो किधर थे? तो यही मसला ये आ रहा है कि जब आप अंडर 19 या अंडर 16 की टीमें सेलेक्ट करते हैं तो उनमें भी ये जो बीमारी है ये लगी हुई है जो उनकी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को चाट रही है। आप क्योंकि उस पर ज्यादातर लोगों की नजर नहीं पड़ती और उसमें सबसे ज्यादा ओबलाइज किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा नेपोटिज्म चलती है, उसमें सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी चलती है, उसमें इतनी ज्यादा शिकायत है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चले जाएं आपके पास शिकायतों की और दरखास्तों के अंबार लगे हुए हैं मगर उस पर किसी की तवज्जो ही नहीं है। यही वजह कि देखें जब अफगानिस्तान की टीम ने अंडर 19 में नजीब को चांस दिया और इससे कुछ वर्ल्ड फेमस वो बॉलर बन चुका ऑफ ब्रेक बॉलर और वो हर लेवल की क्रिकेट खेल रहा, तो उस जमाने में हमारे जो अंडर 19 या अंडर 16 के सिलेक्टर्स थे, आप जरा वो टीम निकाल के देखेंगे वो कौन सी टीम सिलेक्ट कर रहे थे और किस किस के बेटे और भतीजे और भांजे को वो लोग पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में वर्ल्ड कप खिला रहे थे। तो जब इस तरह का सिस्टम चलेगा तो फिर रिजल्ट इसी तरह के सामने आएंगे। बिल्कुल सही बात है अब्दुल रऊफ साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तवज्जो दिलाई है कि सिर्फ ये नेशनल टीम में नहीं, आपके डोमेस्टिक में, आपके अंडर 19, अंडर 16 सब में नेपोटिज्म का कल्चर सरेआम चल रहा है। सो वील टॉक अबाउट इट फर्दर आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन वी हैव विद अस बदियुज़्ज़मा, सोहेल खान और अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया जो हमने हम जब नेशनल स्टेडियम जाते हैं, हम डिफरेंट स्टेडियम्स में जाते हैं तो बड़ा सुनते हैं कि जो आपकी नेशनल टीम में तो नेपोटिज्म है ही, बड़ा क्लियरली दिख रहा है, उसके अलावा जो डाउन द लाइन जो टीमें बनती हैं उसमें बड़ा नेपोटिज्म होता है। अंडर 19 की आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, अफगानिस्तान जैसी टीम जो है उसने हराया और पाकिस्तान को अब जो है अंडर 19 में हमें बदियुज़्ज़मा एक ज़माना जब हम देखते थे कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे निकलते थे वहाँ से, सरफराज भी वहीं की प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे नाम हैं, मोइन खान साहब हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 की प्रोडक्ट थे, लेकिन अब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ऐसे प्लेयर्स वहाँ से निकलेंगे बिकॉज वहाँ पे भी नेपोटिज्म है। देखते ही नहीं है असल में अंडर 19 में भी हम क्योंकि अब वहाँ नज़र बहुत सारे लोगों की बहुत कम पड़ती है, मीडिया भी बहुत ज़्यादा कम इस चीज़ को वॉच कर रहा है, अंडर 16 होगी, अंडर 19 हो गई, तो वहाँ पर भी यही होता है कि मेरा जानने वाला, आपका जानने वाला, फलाने का जानने वाला, इस तरह की जो सिस्टम है वो अंडर 19 में भी चल पड़ा है। अब देखें वर्ल्ड कप खेलने आप गए, उसमें आपको क्या पोजीशन रही? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप टैलेंट के साथ मजाक करेंगे, जब आप जो वो खिलाड़ी जो खेलने वाला होगा, जो परफॉर्मर होगा,
उसको नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा। अंडर 19 में भी यही हो रहा है, अंडर 16 में भी यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अंडर 16 में आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो जो आपको पसंद है वो तो 19 साल वाला ही खेल जाता है, और जो आपको नहीं पसंद वो 16 साल का बेचारा जो इंतजार कर रहा होता है और परफॉर्म भी कर रहा होता है उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो अंडर 19 की सिलेक्शन कमेटी कहाँ है, अंडर 16 की सिलेक्शन कमेटी कहाँ है, देख क्या रहे हैं। अब इस लेवल पे भी लाखों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको देता है, चाहे वो विमेन के चीफ सेलेक्टर हों जलालुद्दीन हो, उसके अलावा जूनियर के सेलेक्टर हों बासत अली हों या दूसरे कोई भी हों, इनको लाखों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ इन टीमों में से लड़के बनाने के देता है। लेकिन यहाँ भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कम से कम मैच में जाएँ, ग्राउंड में जाएँ, कैंप जब लग रहा होता है तो वहाँ पर जाएं, वहाँ परफॉर्म देखें, परफॉर्मेंस लड़कों की देखें, उसके बाद टीम सेलेक्ट करें। अब ये थोड़ी कि मेरा जानने वाला है तो आप ले लें, फलाना जानना है तो आप ले लें। तो ये जो जब तक पर्ची सिस्टम और इस तरह की तरीके ख़त्म नहीं होंगी, जब आप इतने पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च करता है और इन कोचेस को देता है। अब मैं बताऊं ना आपको, पहले बताया कि इस वक्त हमारी जो कोचिंग लड़कों के अंडर 19 के साथ जो कोच बन के जाते हैं, जो मैनेजर बन के जाते हैं, जो असिस्टेंट कोच बन के जाते हैं, वो उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो टेस्ट मैच या वनडे खेला हो। सारे वो फर्स्ट क्लास, किसी ने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 10 खेले, किसी ने 50 खेले। वही सुहेल वाली बात, बिल्कुल कोई रेडी नहीं है ना, कोई रेडी नहीं है। हम सुपरस्टार। अच्छा सुहेल, आपकी तरफ आते हैं। आपको लगता है कि हमारा एक कल्चर है कि हम अपने सुपरस्टार्स को इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते? डू यू थिंक दैट आल्सो कम्स इनटू प्ले कि आपका सुपरस्टार जो है वो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं होता? मैं देखिए सुपरस्टार की रिस्पेक्ट तो है, ऐसा इस पर एग्री करना, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोग असल में शॉर्ट एंड स्वीट काम करने में लग जाते हैं ना। छोटा काम करो, फ्रेंचाइज लेवल पे करो, इधर उधर करो, कम टाइम में ज़्यादा कमाओ। असल में मैं आसान अल्फाजों में एक बात कहूँ, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को ढूंढने वाला टैलेंट नहीं है। वही सही बात, बिल्कुल सही। मतलब वो टैलेंट नहीं है। तो शॉर्ट एंड स्वीट काम करें, फ्रेंचाइज पे करें, 1 महीने में 1 हफ्ते में जो फ्री कोचिंग कैंप्स लगा लेंगे, स्पॉन्सर्स के कैंप्स लगा लेंगे, बॉलिंग स्पीड वाले लगा लेंगे। अच्छा, अब्दुल रऊफ साहब के साथ दोबारा जाएंगे। अब्दुल रऊफ साहब, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग, हम क्योंकि आज इंडिया से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है, उनके जो सुपरस्टार्स हैं वो अंडर 19 के कोच बनने को भी तैयार हैं, वो प्रेफर करते हैं उसको। कुछ मैंने देखा था कि हम लोग ये कंपेयर कर रहे थे कि हम अपने सुपरस्टार्स को क्या करवाते हैं। हम वसीम अकरम से जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के एड्स करवाते हैं और पूरी दुनिया जो है वसीम अकरम से वो बॉलिंग की टेक्निक सीखने को चाहती है। सो डू यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद अस कि हम अपने लोगों को जो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब है ही नहीं। हम इंजमाम उल हक के लिए बोलते हैं कि ही शुड बी द हेड कोच, वो चीफ सेलेक्टर बैठे हुए हैं। सो डू यू थिंक ये भी मसला करता है हमारे कल्चर में? मेरा ख्याल है हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हमारा नेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारा नेशनलिज्म इंडिया के मुकाबले में बहुत ही कम है। वो उनमें मैंने देखा कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। वो इवन हर लेवल पर चले जाते हैं, बड़े से बड़ा उनका सुपरस्टार जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो सर ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करने चले जाते हैं। हमने देखा है कि कबड्डी को सारे क्रिकेटर्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, फुटबॉल की लीग को सारे क्रिकेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दैट इज आल्सो राइट। अच्छा सुहेल भाई, आपको अगर हम ओडीआई, बिकॉज हमारा लास्ट सेगमेंट है, ओडीआईज की टीम जो है वो 5 ओडीआईज हमने खेलने साउथ अफ्रीका से, वो टीम अनाउंस हो चुकी है। उसमें फिर सरप्राइजिंग बड़ी सिलेक्शंस हैं, जैसे आसिफ अली की हमने ऑलरेडी बात कर ली, सरप्राइज है कि वो नहीं है। अगर वो आपके प्लान में थे तो वो क्यों नहीं है टीम में? फिर हमने देखा कि जुनैद खान दोबारा नहीं है, लेकिन वो लीग खेलने चले गए हैं। सो इफ़ ही इज़ इंजर्ड, अगर वो इंजर्ड हैं तो लीग खेलने क्यों गए हैं? अगर इंजर्ड नहीं है तो ओडीआई साइड में क्यों नहीं है? मैं बिल्कुल इसका जवाब पहले तो दूं। पहले कुछ स्टेट्स बता देता हूँ ओडीआई के, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने साउथ अफ्रीका में किया क्या है। 29 वनडे खेले हैं, 10 जीते हैं, 18 हारे हैं। आखिरी सीरीज अलबत्ता हम गिरते पड़ते 2-1 से जीते हैं। और जो हमारी स्क्वाड अनाउंस हुआ है 16 ओपनिंग, आपको पता है कि इसमें से कितने खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में वनडे क्रिकेट खेले? सिर्फ 2, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक। जुनैद खान लास्ट टूर पे बहुत कामयाब रहे। अच्छा, लीग खेलने चले गए। अच्छा, आमिर ने खेला है ओडीआई? आमिर ने ओडीआई साउथ अफ्रीका में नहीं खेला। अच्छा, मैं एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं, जुनैद खान को ड्रॉप हुए, खुलना टाइटंस ने उन्होंने लास्ट 2 सीजन में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी परफॉर्मेंस दी। उनको जैसे ही पता चला कि जुनैद नहीं है, खुलना वालों ने उन्हें बुला लिया और आज मैच खिलाया। और मैं उनकी परफॉर्मेंस भी बता दूं, 4 ओवर कराए हैं, 24 रन दिए हैं T20 में, 1 खिलाड़ी आउट किया है। यानी बॉलिंग भी शानदार कर गए। वहाँ सुपर ओवर भी जुनैद खान ने कराया है। सही है। तो भाई मेरे ख्याल से जो परफॉर्मर थे, आसिफ अली ने एक वहाँ इनिंग खेल दी थी, आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। जिन्हें जहाँ खिलाना होता है वहाँ खिलाते नहीं है। सही है। सरफराज, लेकिन अगर सुहेल भाई, अगर हम हारे इसको आसिफ अली को लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं ओडीआई में,
उसको देख के तो ये लगता है कि ही इज़ मोर ऑफ अ T20 काइंड ऑफ अ प्लेयर। वो लॉन्गर मतलब वो 50 ओवर की फॉर्मेट का प्लेयर नहीं लगा किसी भी एक्सपर्ट। देखिए बिल्कुल नहीं लगा, मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन बात पता है क्या होती है, जब आपने उनको इतना खिला लिया तो फिर साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस पे ही खिला लेके चले जाते हैं। आप रिजवान को भी तो लेके, और यहाँ मुझे लगता नहीं है वैसे भी आप 50 ओवर खेलेंगे, बिल्कुल रिजवान को तो लेके गए ना, T20 खेलेंगे, 2 T20 खेलेंगे बस। बिल्कुल, तो वैसे भी वो 3 तो ओरिजिनल T20 है, 5 ही हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। टीम पे आपने बात की ना, तो जब टीम की सिलेक्शन हुई तो इंजमाम उल हक का एक बड़ा ज़बरदस्त सा बयान भी सामने आया कि जुनैद खान को मजीद मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जुनैद खान को मजीद मेहनत की ज़रूरत है, ये अपनी मेहनत करें उसके बाद टीम है। अब मुझे ये बताएं, एक प्लेयर दिल बर्दाश्त क्यों नहीं होगा? जब एशिया कप में कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसको मैच में लेके आए, इसने कैसे 4 आउट किए? बिल्कुल सही बात। जब आप एक खिलाड़ी के साथ नाजायज करेंगे तो क्या करेगा? वो उसने यही करना था, जब या उसको नहीं चांस मिला वो चला गया बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए, वहाँ पर आप खेलेगा और आ जाएगा। कहने का मकसद है आप किसी को जाती अना का मसला ना बनाएं। ये पाकिस्तान टीम है, मेरे घर की टीम नहीं है, इंजमाम के घर की टीम नहीं है, और ये नाज़माबाद की भी टीम नहीं है, नाज़माबाद की भी टीम नहीं है। कम से कम ऐसा करें यार कि पाकिस्तान टीम जब, और ये एक्सक्यूज नहीं चलती आसिफ भाई, अपना फैसल भाई, के इंटरनेशनल प्लेयर है, वो करोड़ों में से मुंतखब किया गया है और साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकता, ऑस्ट्रेलिया में उसकी बैटिंग ऐसी है और इंडिया में ऐसी है, और यूएई में खेल लेगा और यहाँ पर आके 100 भी कर देगा, वहाँ उससे जो है ना 10 रन बनेंगे। तो जब आप इंटरनेशनल उसमें आ जाते हैं तो आप कौम को, पाकिस्तान टीम को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं, तो आपको जो है ना परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना और बहुत वरना आपको इमाम उल हक होना पड़ेगा। या तो आप परफॉर्म करें या इमाम उल हक बने। अच्छा अब्दुल साहब, सोहेल भाई आप कुछ कह रहे हैं क्विकली? बस इतनी सी बात कि 2013 में यही जुनैद खान आपके लिए वनडे में बड़ा सूदबंद साबित हुए थे। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल आप लेके जाते हैं। अच्छा अब्दुल साहब, आप सेटिस्फाइड हैं जो 16 रुकनी टीम हमारी अनाउंस हुई है वनडे के लिए? आपको लगता है कि हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया जो है बड़ी आसानी से जो है वो ओडीआई सीरीज जीता था और वहाँ पे उनके स्पिनर्स यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। सो डू यू थिंक के वी हैव अ बैलेंस साइड और हम कोई कारनामा कर सकते हैं ओडीआईज में? जी हमारी दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जीत के आए। जो आपने इंडिया की बात की है, तो इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन बहुत हाई है उनका, और उनके पास जो टीम बॉलर हैं वो बड़े अच्छे बॉलर हैं, और उन्होंने देखे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जबकि पाकिस्तान की बॉलिंग अभी तक स्ट्रगल कर रही है। अब्बास की जो फिटनेस है वो भी डाउटफुल है, वो भी उसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर वो उसकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट उसके बाद उसको देखा जाएगा वनडे में। उसके अलावा आपने जुनैद खान की बात की है, तो मुझे तो इनकी प्लानिंग की बिल्कुल ही किसी किस्म की समझ नहीं आती कि उनकी प्लानिंग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा उसको इन्वेस्ट किया है, चैंपियन ट्रॉफी में आपको सिंगल हैंडेड मैचेस जितवाए हैं जुनैद खान ने, आपने ऑल ऑफ द सडन उसको बिल्कुल साइडलाइन पे कर दिया। उसके बाद आपका सोहेल खान 5 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले रहा था, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। उसके बाद आपका जो राहत अली है, जब आपने उसको इतना ज्यादा टाइम लगाया, उसको 5, 7, 10 साल उसको टीम के साथ रखा, उस पर इन्वेस्ट किया, जब वो एक्सपीरियंस हुआ तो आपने उसको बाहर कर दिया। या तो आप उनको खिलाना या आप उनको इन्वेस्ट ना करें, और इनकी वजह से कई दूसरे बॉलर जो बैक पे होते हैं 5-7 साल उन बेचारों को जाया हो जाते हैं, और भी बगैर खेले हुए बाहर हो जाते हैं। या तो आप इनको इन्वेस्ट ना करें, इनको खिलाना दूसरों को चांस, अगर इनको खिला रहे हैं तो फिर जब ये एक्सपीरियंस होते हैं तो इनको लेके चले। तो इस तरह की ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ये मेरा ख्याल है कि बजाय किसी फायदे के नुकसान दे रही है उनका पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। और सोहेल भाई आपसे पूछेंगे कि हमने देखा है कि नेपोटिज्म यहाँ से भी क्लैरिफाई होता है कि हम राहत अली की बात करते हैं तो वो एक ऐसा बॉलर था जो अच्छा बॉलर था, बाहर की कंडीशन में अच्छा था, लेकिन वो उनको मिसबाह उल हक चांस देते थे। सो अब वो जो ये नेपोटिज्म बड़ा क्लियरली पता चलता है कि अब क्योंकि मिसबाह उल हक नहीं है तो वो भी सिस्टम में नहीं है। आपकी टीम में सिलेक्शन जो होती है वो मिकी आर्थर के कुछ चाहते हैं, कुछ सरफराज की वो होती है, कुछ आपका चीफ सेलेक्टर चाहता है। मैं थोड़ी सी बात को दूसरे तरीके से करूँगा। हमारे साथ लाइन पे अब्दुल रऊफ मौजूद है ना जी। 2009 में टीम श्रीलंका गई, हाँ, इन्हें 2 टेस्ट मैच खिलाए गए, सही है, बड़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग क्या बैटिंग भी बहुत अच्छी की। यूनुस खान कप्तान थे, आखिरी टेस्ट मैच में रेस्ट कराया गया। यूनुस खान अगर कप्तान रहते और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुकम्मल सीरीज खेलते, वहाँ परफॉर्म करते, इन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खिलाया गया, इनसे गलती से एक शेन वॉटसन का कैच ड्रॉप क्या हो गया, पूरे इनका कैरियर इस बात पे खत्म हो गया कि शेन वॉटसन का कैच 99 पे ड्रॉप क्यों किया, पॉइंट पे फील्डिंग क्यों कराई आपने इनको, फिर वो तो फास्ट बॉलर थे ना कराते आप। तो यहाँ पे ये वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स के जहाँ हम प्लेयर्स को अपनी मर्जी से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, ये तो अब्दुल रऊफ की मिसाल हमारे सामने लाइन पे मौजूद है। 4 वनडे खेले, 2 में मैन ऑफ द मैच रहे थे, उसके बाद नजर नहीं है कभी भी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते, क्यों नहीं है, इसका जवाब कौन देगा, इनका कैरियर किसने खराब किया। तो यहाँ पे यही होता है कि एक कप्तान ने खिला दिया, वो कप्तान गया तो बेचारा प्लेयर चाहे
कुछ भी कर ले उसकी जगह ही नहीं बनेगी। बिल्कुल सही है। हमारे शो का बदी भाई आपको राहत अली की आपने बात की, राहत अली को मिसबा ने खास तौर पर कहा था कि ये वनडे T20 का नहीं सिर्फ टेस्ट का बॉलर है, इसको हम टेस्ट में ही खिलाएंगे। लेकिन उन्होंने पिछले साल PSL सीजन 3 में अच्छी बॉलिंग भी की है, बॉलिंग की, लेकिन कहा था कि टेस्ट मैच का बेहतरीन बॉलर है और खिलाएंगे, लेकिन जैसे ही मिसबा गए उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल सही है। और राइट, सो हम बदी भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे, सोहेल खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल रऊफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, व्यूअर्स हमारा शो देखते रहें, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू नेक्स्ट वीक।